कक्षा 12वीं बायोलॉजी का अध्याय 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है विकल्प से रिलेटेड है और ये प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रकार का। डीएनए पुनर्योगज तकनीक का आविष्कार कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1972 में। विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना कहलाता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है जीन क्लोनिंग। पादपों में कायिक संवर्धन द्वारा उत्पादित संततियों को कहा जाता है, तो ये कहलाते हैं क्लोन। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, या इसी को हम प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। फिर है प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज निम्न में से कौन सा पहचाना गया? तो ये है हिंद सेकेंड। अब देखते हैं रिक्त स्थानों को। खाली स्थान मानव निर्मित इंसुलिन है, इसका नाम है ह्यूम्यूलिन। फिर है आनुवंशिक इंजीनियरिंग से ऐसे जीव भी उत्पादित किए जा सकते हैं जिनका खाली स्थान सर्वथा नया है, जीन प्रारूप नया है, जीन वाहक का कार्य करते हैं। तो जो ये टीआई प्लाज्मिड होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये हैं जीन वाहक का कार्य करते हैं। अब देखते हैं सही जोड़ी में। इसमें सबसे पहला है इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है ये जीन अभियांत्रिकी के द्वारा बनाया गया है, एक कृत्रिम इंसुलिन। फिर है जीन बैंक। तो जीन बैंक में हम ज्ञात डीएनए का संरक्षण करते हैं। फिर है जीन अभियांत्रिकी। तो इसमें हम डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है जीनोमिकी। तो ये मानव जीनोम की एक प्रोजेक्ट है, परियोजना है या प्रयोजना है, इस तरह से जोड़ी मिलाना है। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनके प्रश्न एक शब्द या एक वाक्य में हो सकते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला रखी। तो ये हैं एलेफ जेफरी। फिर है समान न्यूक्लियोटाइड क्रम के खंडों वाला डीएनए, इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। ऐसा जीव जिसमें दूसरे स्रोत जीव के जीन को प्रवेशित कराया जाता है, ऐसे जीव को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक। फिर है प्रथम जंतु क्लोन का नाम क्या है? तो एक भेड़ थी जिसका नाम रखा गया था डॉली। फिर वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसे जीन थेरेपी कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, विषाणुओं को नष्ट करने वाला जैव अणु जो मनुष्य में विषाणु प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये होता है इंटरफेरॉन। फिर टीआई प्लाज्मिड का स्रोत है, तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये इसका प्लाज्मिड का स्रोत है टीआई प्लाज्मिड का। फिर है लक्ष्य जीन को पृथक करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो ये होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, या इसी को हम रेस्टिकेशन एंजाइम भी बोलते हैं। फिर किन्हीं 3 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइमों के नाम बताइए। तो यहाँ पर हैं इकोलाई आर फर्स्ट, हिंद सेकेंड और हिंद थर्ड। इसके बाद देख लेते हैं पीसीआर का पूर्ण नाम लिखिए, इसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, या अंग्रेजी में लिख सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें टेक डीएनए, टेक माने टीएक्यू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसमें हुआ था? तो ये हुआ था जीवाणु साल्मोनेला टाइफूरियम में। फिर है आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। डीएनए खंड किस प्रकार का आवेशित अणु होता है? तो ये ऋण आवेशित अणु होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को देखने के लिए किससे अभिरंजित किया जाता है? तो उसमें जो रंग चढ़ाया जाता है ये होता है इथियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस माने कणपथ संचलन में क्या होता है? तो डीएनए खंड का पृथक्करण होता है और उसका विलगन भी होता है, वो अलग होता है।
अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो 2 अंक में आ सकते हैं, 2-3 अंक के प्रश्न हैं, इनको समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकतानुसार हेर-फेर करने की तकनीकी को आनुवंशिक अभियांत्रिकी या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। फिर है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो जीन की संरचना में इच्छित परिवर्तन करना और आनुवंशिक विकृतियों, बीमारियों को ठीक करना। और भी दूसरे उद्देश्य भी आप लिख सकते हैं, पर 2 अंक का होगा तो सिर्फ 2 उद्देश्य लिखना है। फिर है, बैक्टीरियोफेज क्या है, या इसको हम जीवाणु भोजी भी कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का परजीवी विषाणु है। इस तो एक विषाणु होता है ये, जो जीवाणु के कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसका शरीर 2 भाग, सिर एवं पूंछ का बना होता है। इसके सिर में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसका बहुत अधिक महत्व है। अब देखिए यहाँ पर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, या हम इसको प्रतिबंधन एंजाइम ही बोल देते हैं। तो ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज न्यूक्लियस समूह का एंजाइम है। यह नाभिकीय अम्लों, विशेषकर डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने का कार्य करता है। फिर देख लेते हैं वाहक क्या है। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक में विदेशज जीन, माने इसको फॉरेन डीएनए बोलते हैं, को अपने साथ इच्छित स्थल तक ले जाने वाला डीएनए खंड को वाहक जीन कहते हैं या वाहक कहते हैं। तो वाहक का मतलब सीधा है एक स्थान से दूसरे स्थान में जो वो विदेशी जीन को ले जाता है। फिर है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। तो वाहक में क्या-क्या लक्षण होना चाहिए? उसमें स्व-द्विगुणन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका विलगन एवं शुद्धिकरण आसान होना चाहिए। अणुभार कम होना चाहिए ताकि इस पर बड़े डीएनए अथवा जीन को जोड़ा जा सके। पोषक कोशिका के अंदर इसका विनिष्टीकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये वाहक के लक्षण होने चाहिए। अब देखिए प्रश्न है, डीएनए लाइगेज क्या है? डीएनए लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो 2 डीएनए खंडों को आपस में या डीएनए अणु को टूट-फूट वाले स्थल से जोड़ने का कार्य करता है। फिर सी डीएनए, जिसको हम क्लोन्ड डीएनए भी बोलते हैं, पूंजीगत डीएनए भी बोलते हैं, ये है क्या? तो जीवित कोशिका में पुनर्योजित डीएनए के द्विगुणन से प्राप्त प्रतिलिपियों को क्लोन्ड या पूंजीकृत डीएनए या सी डीएनए कहा जाता है। तो यहाँ पर यही है कि पुनर्योजन की तकनीकी होती है, डीएनए का द्विगुणन होता है और इसकी प्रतिलिपियां तैयार होती हैं एक ही तरह की। तो ऐसे को हम क्लोन्ड डीएनए कहते हैं। फिर आता है टीआई प्लाज्मिड क्या है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मिड, जो कि द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण पश्चात ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करता है, टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। फिर देखिए फसल सुधार में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के या इंजीनियरिंग के उपयोग लिखना है। तो हम ऐसी फसल बना सकते हैं जो स्वयं का नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण पैदा कर सके। हम ऐसे पौधों को प्राप्त कर सकते हैं जो पौधे की जंगली प्रजातियों से हों और उन्हें फसली पौधों में स्थानांतरण कर देते हैं उनके जीनों को। तो वो परजीवियों, कीड़े मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर केंद्रकीय एवं हरित लवक जीन्स को पुनः समायोजित करके फसली पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जो 3 अंकों में आ सकते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के कोई 3 उपयोग लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ग्वाइडल ने ई कोलाई के डीएनए में इस हार्मोन के जीन को निवेशित कर मनुष्य के वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण कराया। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में काम देता है, उसको इन्होंने आनुवांशिक इंजीनियरिंग से बनाया। फिर हेपेटाइटिस बी एक संदूषित जीन है जिसके कारण पीलिया रोग भी होता है। इसे प्रतिस्थापित कर वैज्ञानिकों ने इस रोग का इलाज ढूंढ लिया। जीन संवर्धन तकनीक द्वारा मानव इंसुलिन, जो डायबिटीज की बीमारी होती है, तो एक तरह का इंसुलिन का निर्माण किया, कृत्रिम इंसुलिन का। ये भी जो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग की देन है। फिर अगला देखते हैं, जीन क्लोनिंग से क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। जीन क्लोनिंग क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए पुनर्संयोजित डीएनए खंडों से
डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार करने की विधि को जीन क्लोनिंग कहते हैं। ये निम्न प्रक्रिया से होता है। थोड़ा बड़ा हो तो प्रक्रिया समझा सकते हैं, नहीं प्रक्रिया जरूरी नहीं है। इसमें विदलित डीएनए अणु को विषाणु डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है या संबंधित किया जाता है। फिर विषाणु अथवा जीवाणु द्विगुणन करके इससे संबंधित डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार करता है। इस प्रकार से प्राप्त डीएनए की प्रतियां जो पुनर्संयोजित डीएनए के गुणन से बनती हैं, क्लोन्ड डीएनए कहलाती हैं। इस क्रिया को ही तो क्लोनिंग कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या है? इसके द्वारा उपयोगी आनुवंशिक गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा कई दवाइयों का संश्लेषण किया जा सकता है। इसका उपयोग सृजननिकी में भी किया जा सकता है। इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए बड़े प्रश्नों को देखते हैं जो 4 अंक में आ सकते हैं, और जो बड़े प्रश्न हैं उसके टुकड़े भी कभी 2 अंक में आए, 3 अंक में आए, 1 अंक में आए, तो आपको इस तरह से समझना है कि कैसे भी आए आपसे बने। तो यहाँ पर है आनुवांशिक इंजीनियरिंग की अनुप्रयोज्यता या उपयोगिता का वर्णन करना है, या औद्योगिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र में योगदान बताना है, या लाभदायक और हानिकारक प्रभाव बताना है। तो सारा कुछ जैसा भी क्वेश्चन आए आनुवांशिक इंजीनियरिंग से लेकर के ये सारा चीज़ आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आनुवांशिक इंजीनियरिंग का लाभदायक प्रभाव। तो औद्योगिक उपयोग क्या है? उच्च वर्गों के जीवों के विटामिन, प्रतिजैविक या हार्मोन्स के जीन का कोड करके इनके संश्लेषित डीएनए को जीवाणुओं में पुनः स्थापित करके विटामिन, हार्मोन्स आदि यौगिकों को औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। जैसे कि मानव इंसुलिन, ह्यूमलिन का निर्माण जैव संश्लेषण द्वारा किया गया, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा किया गया। फिर ये है चिकित्सीय उपयोग। नई दवाइयाँ का जैव स्तर पर संश्लेषण तथा जीन चिकित्सा द्वारा हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया आदि वंशागत रोगों का उपचार किया जाना भी संभव हुआ है। फिर है कृषि क्षेत्र में उपयोग। तो जीवाणु अथवा नीले हरे शैवाल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीनों का अनाज वाली फसलों में स्थानांतरण करने हेतु प्रयोग जारी है, जिससे हमारी फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग कर सकेंगी। हमें कृषि में कृत्रिम उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर है जीन संरचना अभिव्यक्ति में परिवर्तन। इस तकनीक द्वारा इच्छानुसार नए प्रकार के जीवों तथा वनस्पतियों का निर्माण संभव हो सकेगा। तो ये तो जीन अभियांत्रिकी के उपयोग हैं। इसके जो है हानिकारक प्रभाव हैं। रोगाणु एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कैंसर कारक हो सकते हैं। सामान्य वायरस से अधिक खतरनाक वायरस का निर्माण भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बड़े ध्यान से इन जीनों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व एवं उपयोग को लिखिए। तो चलिए इसके महत्व और उपयोग को समझते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक या जीन क्लोनिंग के द्वारा हमें वांछित गुणों वाले जीनों के अन्य जंतु व पौधे में प्रत्यारोपित करके इनकी इच्छा अच्छी किस्में तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। या आप जो अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में लिखें वैसा भी लिख सकते हैं। इस तकनीक के द्वारा आनुवांशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है। फिर देखिए जो पुनर्योगज या रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा डीएनए जीन के क्रमीकरण में सहायता मिलती है। फिर इस तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार के पुनर्योगज वैक्सीनों का विकास किया जाता है। फिर इसकी सहायता से जीन क्रिया नियमन के अध्ययन में सुविधा हुई है। इस तकनीक के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन, हार्मोन्स, इंटरफेरेंस और विटामिन्स का औद्योगिक स्तर पर निर्माण संभव है। तो जो आप आनुवांशिक इंजीनियरिंग में लिखेंगे वही सारी चीज़ें इसमें भी लिख देंगे, तो ये दोनों का आंसर सेम सेम रहेगा। अब देखिए कुछ प्रश्नों को जो आपके एनसीईआरटी बुक में हैं और इम्पॉर्टेंट है उनको देखते हैं। तो प्रश्न है, क्या आप पुनर्योगज 10 प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार में काम में लाए गए हैं? तो इंटरफेरॉन है, ये कैंसर के उपचार में होता है। मानव वृद्धि हार्मोन है, तो बौने मनुष्यों में जो हार्मोन है उसके द्वारा हम उसकी वृद्धि कर सकते हैं। फिर एरेथ्रोपोएटिन है, इसमें एनीमिया का हम उपचार कर सकते हैं। रुधिर स्कंदन कारक जो होते हैं हीमोफीलिया का उपचार कर सकते हैं इसके द्वारा। फिर ये है इंसुलिन जो है ये मधुमेह को हम इससे ठीक कर सकते हैं। यूरोकाइनेज है, प्रतिस्पंदक होता है। यकृत शोथ बी सतह, ये हेपेटाइटिस बी को जो है ये ठीक कर सकता है। फिर इंटरल्यूकिन है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि कर सकते हैं।
फिर कैल्सिटोनिन है, ये सूखा रोग का उपचार कर सकते हैं। रक्ताणु है, एरिथ्रोपाइटिन, तो ये वृक्क में अपवहन, डायलिसिस और एड्स के प्रभावित रोगियों को उपचार इससे दिया जा सकता है। इस तरह से ये पुनर्योगज प्रोटीन के फायदे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षक से परामर्श कर 5 पैलिंड्रोमिक अनुप्रयास करना होगा कि क्षार युग्मक नियमों का पालन करते हुए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बनाने के उदाहरण का पता लगाइए। तो देखिए इसमें जो प्रत्येक सीमाकारी एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड के विशिष्ट 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म को पहचानता है। इस क्रम को पैलिंड्रोम कहते हैं। और पैलिंड्रोम ऐसे शब्द होते हैं जिनको बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ने पर एक समान नजर आते हैं, जैसे एम ओ एम, या चाहे इधर से पढ़ लें चाहे इधर से पढ़ लें। बी ओ बी इधर से पढ़ लें या इधर पढ़ लें। मैडम को चाहे इधर से पढ़ लें चाहे इधर से, उल्टा करने पर, या मलयालम है इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक ही जैसे होता है। ऐसे ही पैलिंड्रोम कहलाते हैं। तो देखिए अब डीएनए में जो पैलिंड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 5 से 3 दिशा में पढ़ें तो ये इस तरह से जी ए ए टी टी सी है। अब इसको उल्टा पढ़ देंगे तो सी टी टी ए जी है। तो इस तरह से ये इसका जो है डीएनए का पैलिंड्रोम कहला गया। चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक का ये प्रश्न है, प्रतिकृति एन का उद्भव, बायोरिएक्टर, अनुप्रवाह, संसाधन। ये कभी कभी अकेला ही आ जाता है, बायोरिएक्टर इंपॉर्टेंट है, पर मैं तीनों को थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। प्रतिकृति यन का उद्भव ये क्या है? यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृति यन की शुरुआत होती है, और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। तो ये कहलाया अनुप्रवाह वो प्रतिकृति कयन। फिर है बायोरिएक्टर की बात करते हैं, इसको ध्यान देना है, परीक्षा में अलग से आ जाता है, हौज बायोरिएक्टर के बारे में आ जाता है। तो बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं और मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, वेस्ट एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान है, पीएच है, क्रियाधार है, लवण है, विटामिन है, ऑक्सीजन, जितना भी ज़रूरत होती है एक जीव को, वो सारा बायोरिएक्टर में मिलता है। यहाँ पर ये देखिए एक हाउज बायोरिएक्टर है, तो ये बेलनाकार यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर वाष्प जाने के लिए बनाया गया, अम्ल क्षार डाला जाता है पीएच के नियमन हेतु। यहाँ पर एक मोटर लगी होती है, इसमें झाग तोड़ने वाला होता है। अब इसमें चपटे फलक वाला प्रेरक लगा होता है, संवर्धन तरल भरा होता है, जीवाणु रहित हवा होती है। इस तरह से आपको चित्र बनाना है, और इसके अंदर जो क्रिया होती है उसको इसमें दर्शा सकते हैं कि ये में गैस संरोहण है, ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए अधिक सतह का क्षेत्र बनाते हैं, बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से आप इसको दोनों भाग को बना करके बायोरिएक्टर का समझाएंगे, और इसके बाद ये चित्र के बारे में लिखेंगे। विलोबिट हौज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं, जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। रिएक्टर में एक प्रक्षोभक यंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र, प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। इस तरह से यहाँ पर हमको विलोजित हाउस रिएक्टर के बारे में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर है अनुप्रवाह संसाधन। जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने वाले पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित हैं। इससे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर मेनली पीसीआर को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। पीसीआर क्या है? पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं के दो सेट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए प्राइमर्स को विस्तृत कर देता है। इस तरह से इस तकनीकी को हम जो है पीसीआर कहते हैं। अब यहाँ पर
जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो इसमें शर्करा अणु डीऑक्सोराइबोज प्रकार की होता है, इसमें शर्करा अणु राइबोज प्रकार का होता है। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। इसमें जो है थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं। डीएनए अधिकतर केंद्रक या गुणसूत्र में थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। आरएनए केंद्रक में, केंद्र का द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। डीएनए अणु में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की दो श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से कुंडलित होती हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़े के क्रम में होते हैं। आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड की केवल एक ही श्रृंखला होती है। इस तरह से डीएनए आरएनए में यह अंतर है।